हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का प्यार दुलार बहुत मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सबसे पहले हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का मैक्सिमम हिस्सा कल का पढ़ चुके हैं। इसलिए आज हम जो कुछ बचा खुचा है उसकी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो छोटी होगी। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य, चूँकि इस वीडियो को ना बनाता तो भी काम चल जाता, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने कल की क्लास में पढ़ा दिया। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं आज आपको यह बता दूं कि जो हमारी कल की क्लास होगी वह स्टार्ट होगी भारत की जलवायु, क्लाइमेट। चूँकि हम सोचे पहले आपको मिट्टी या सॉइल पढ़ा दें, फिर वेजिटेबल्स ऑफ इंडिया पढ़ा दें, लेकिन यह मेरे ख्याल से ज़्यादा उचित नहीं था, क्योंकि जो सॉइल्स हैं या जो वेजिटेबल्स हैं, उन सॉइल या वेजिटेबल्स को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो होता है वहाँ का मौसम या जलवायु होता है। इसलिए जलवायु पहले पढ़ना आवश्यक है, और जलवायु हम पढ़ेंगे, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की कैसी जलवायु है, ऐसी है तो क्यों है, और जलवायु का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। और जब ये चीज़ पढ़ लेंगे तो फिर हम क्या पढ़ेंगे, मिट्टी पढ़ेंगे, और मिट्टियों की विशेषताएं किसको प्रभावित करती है, वनस्पतियों को प्रभावित करती है, तो फिर हम वनस्पति पढ़ने का काम करेंगे। तो हमारा जो कल का क्लास होगा वो किस पे होगा, जलवायु पे होगा, मिट्टी पे होगा। पहले जलवायु, फिर मिट्टी, फिर वनस्पतियाँ। लेकिन एक चीज़ और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा हूँ, जो कि कई बार बोल चुका हूँ। इसको आज बोलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा हूँ, और जो भारत का सामान्य परिचय है, उस भारत के सामान्य परिचय पे 2 मैं क्लास लूँगा आपका, कम से कम 50-50 क्वेश्चन के। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को खूब विधिवत एक्सप्लेन करते हुए हम चलेंगे। तो यदि कल क्लास चल रही है तो या तो जलवायु, भारत की जलवायु, या तो फिर प्रैक्टिस सेट पे काम करेंगे हम। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई, या तो प्रैक्टिस सेट या तो जलवायु पे एक क्लास आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आज रात में कि कल के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाए, और जब क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाए तो उसका मैं आपको प्रैक्टिस करा सकूँ। ठीक है, और प्रैक्टिस मैं कैसे कराऊँगा, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे जो ऑफलाइन क्लास है, जो हमारे इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट में हम प्रोजेक्टर की व्यवस्था किए हैं, और उस प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा, और उसी से रिलेटेड हमारा यह भी क्लास होगा। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, भारत के प्रमुख जलप्रपात। लेकिन उसके पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, भारत के प्रमुख बांध, और उसी बांध से संबंधित आज का क्लास होगा। ठीक है, लेकिन जो भारत के प्रमुख बांध पढ़े थे, तो उन बांधों में कुछ विशेष बांध हैं, और उन्हीं विशेष बांधों का हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारी जो टॉपिक होगी वो होगी भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, क्या टॉपिक का नाम है, भारत की प्रमुख या महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। अब इन नदी घाटी परियोजनाओं की यदि हम बात करते हैं, तो नदियों के जल को रोक करके मनुष्य अपने अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और जब अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, इसलिए बहुउद्देशीय, मतलब बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने वाले कार्य को ही हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं। अब चूंकि देखेंगे कि नदियों पे बांध बनाने का कारण मैंने उस दिन बताया था, क्या था, जो गतिशील जल है उसको रोक करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और रोक करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, तो कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, पहले बाढ़ से नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, कोई सूखाग्रस्त क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में वर्षा के जल को रोका जा सकता है। रोक करके हम क्या करते हैं, फसलों की सिंचाई करते हैं, पर्यटन का भी विकास करते हैं, पन बिजली का भी, मतलब जल विद्युत का भी विकास करते हैं, और क्या करते हैं, मछली पालन भी करते हैं। बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसलिए इन नदी घाटियों को क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। और इन परियोजनाओं में यदि हम सबसे पहले बात करते हैं तो पहली नदी घाटी परियोजना आती है, पहली नदी घाटी परियोजना। और इस पहली नदी घाटी परियोजना की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा DVC। कौन सी, DVC। DVC का मतलब क्या है, दामोदर घाटी परियोजना।
दामोदर घाटी परियोजना। इसको दूसरे रूप में हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यह दामोदर घाटी परियोजना है क्या। तो क्या दामोदर घाटी परियोजना में सिर्फ दामोदर नदी ही शामिल है? तो ऐसा नहीं है। दामोदर में कई सारी सहायक नदियां हैं, चाहे और भी छोटी बड़ी जो नदियां हैं, उन सारी नदियों पे बांध बना करके क्या किया गया है, इस परियोजना को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, यह जो दामोदर घाटी परियोजना है यह कहाँ से संबंधित है, यह कहाँ पे है? तो भारत में आपका है, भारत में झारखंड वाले हिस्से में। कहाँ पे? झारखंड वाले हिस्से में। नदी पूछ दिया जाए तो नदी का नाम क्या होगा? मुख्य रूप से दामोदर होगा, दामोदर तथा सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, दामोदर तथा सहायक नदियों पे बांध बनाए गए हैं। लेकिन और एक चीज़ देखेंगे, इसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो स्थापना इसका होता है कब? सन 1948 में। ठीक है, सन 1948 में। यह किसके आदर्श किसको माना गया है, किसके मॉडल पे बना है आदर्श यदि हम देखते हैं तो यह यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ठीक है, परियोजना पर आधारित है। ठीक है, कहाँ पे? यूएसए में एक नदी है जिसका नाम क्या है? टेनेसी नदी। और उसी टेनेसी नदी की घाटी की जो परियोजना है उसी से प्रभावित होकर के इस परियोजना को लागू किया गया। और जब इस परियोजना को लागू किया गया तो उस समय भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका एक स्टेटमेंट आया और यह स्टेटमेंट इनका क्या था कि ये नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं। क्या है? आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ठीक है, ये बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं? ये आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से जानी जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है दोस्तों, इस डीवीसी के अंतर्गत कुल कितने बांध हैं? तो उन बांधों की हम यदि चर्चा कर लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पे डीवीसी में ही हम यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन से बांध हैं तथा किस किस नदी पर स्थित हैं। ठीक है, इनकी भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यदि हम चर्चा करते हैं तो एक बांध आता है तिलैया बांध। ठीक है, तिलैया बांध की यदि हम बात करते हैं तो यह किस नदी पे है? बराकर नदी पे। कौन सी? बराकर नदी। ठीक है, बराकर नदी। अच्छा, एक बराक भी नदी है जो किसकी? ब्रह्मपुत्र की या पद्मा की या मेघना की सहायक नदी। ठीक है, तो उस बराक की हम नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि किसकी बात कर रहे हैं? बराकर नदी की बात कर रहे हैं। यह भी कहाँ पे है? झारखंड में और हजारीबाग के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है तिलैया बांध। ठीक है, उसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो कोनार बांध आता है। कौन सा? कोनार बांध। यह भी कहाँ पे है? यह कोनार नदी पे। कहाँ पे है? कोनार नदी पर स्थित है। अच्छा, यह कोनार नदी पे जब स्थित है तो एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लेंगे हम। नोट क्या करना होगा कि बोकारो जल विद्युत परियोजना इस पर है। कौन सा? बोकारो जल विद्युत परियोजना। बोकारो जल विद्युत परियोजना इस पर स्थित है। ठीक है, इस पर क्या है? बोकारो जल विद्युत परियोजना किस नदी पे? कोनार बांध पर स्थित है। मतलब कोनार बांध के पीछे, चूंकि बांध का मतलब होता है, जैसे देखते हैं यहाँ से यह नदी आ रही है प्रवाहित होते हुए, यह नदी ऐसे आ रही है और बाय द वे मान लेते हैं कि इस हिस्से में कोई ऐसे पहाड़ी है, इस हिस्से से कोई पहाड़ी है, इस हिस्से से कोई पहाड़ी है और इन दो पहाड़ियों के मध्य से जब यह नदी निकलती है तो यहाँ पे क्या किया जाता है? इन पहाड़ियों को जोड़ते हुए यहाँ पे एक डैम बना दिया जाता है। और जब यहाँ पे डैम बना दिया जाएगा तो इसका जो जल होगा, इस नदी का जो जल होगा, यह जल क्या होगा? इस क्षेत्र में क्या होगा? फैल जाएगा और इस पूरे क्षेत्र में फैल जाता है तो एक बड़ा सा यहाँ पे क्या बन जाता है? तालाब बन जाता है। तालाब
बन जाता है। और जब तालाब बन जाता है तो अब एक निश्चित ऊंचाई के बाद या निश्चित क्षमता के बाद क्या किया जाएगा, इस जल को छोड़ा जाता है। तो जब इस जल को छोड़ा जाता है तो यह जल जो है ऐसे नीचे गिरता है, और जब नीचे गिरता है तो यहीं पे टरबाइन लग गई होती है, और यह जल जब इस पे गिरता है तो टरबाइन चलती है, तो इससे क्या होता है, जल विद्युत का उत्पादन होता है। और जब जल विद्युत का उत्पादन होता है तो वो अक्षय ऊर्जा है। अक्षय का मतलब यह नुकसान, यह अक्षय नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता है। जब तक सूर्य है, जब तक चंद्रमा है, जब तक धरातल पर जल है, तब तक यह चलता रहेगा और पर्यावरण के दृष्टि से कम हानिकारक अर्थात लाभदायक ज़्यादा है। ठीक है, तो यह एक आपका यह स्थिति बनती है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी कोनार बांध है, कोनार नदी पे, तो यहीं पे बोकारो जल विद्युत परियोजना स्टार्ट कर दी गई। उसके बाद अगली बांध की यदि हम बात करते हैं तो मैथम बांध है। कौन सा, मैथम बांध, चाहे मैथान बांध, सॉरी मैथान बांध, मैथान बांध है। ठीक है, मैथान बांध, यह मैथान बांध भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यह जो है आपकी सॉरी देखो, इसका बांध का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी बता दूंगा। यह दामोदर नदी के या बराकर नदी पे, ठीक है, यह किस पे है, बराकर नदी पर है। ठीक है, यह किस पे है, बराकर नदी पे। और एक बांध पाया जाता है, उस बांध का नाम क्या है, पंचेत बांध। ठीक है, पंचेत बांध है। और यह पंचेत बांध कहाँ पे है, यह दामोदर नदी पे, दामोदर नदी पर स्थित है। ठीक है, अब ये सब मिल करके क्या कर रहे हैं, डीबीसी का निर्माण करते हैं। दामोदर घाटी परियोजना या दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का निर्माण किया जाता है। इसमें कुल कितने बांध हो गए, 1 2 3 4 बांध हो गए। इस पर स्थित परियोजना, जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है, बोकारो जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, बाढ़ को नियंत्रण करना। ठीक है, जल विद्युत का उत्पादन, सिंचाई का उत्पादन, जल भंडार का उत्पादन, मछली पालन का उत्पादन, बड़े मतलब बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हमारी क्या होती है, समाप्त होती है। अब इसका यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम फिर दूसरे परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जरूरत हो तो। आगे चलते हैं तो अगली महत्वपूर्ण जो हमारी परियोजना है उसको नाम दिया गया है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना की पहले हम चर्चा कर लेते हैं। कल भी हमने परसों भी इस चीज़ को पढ़ाया था, लेकिन इतनी डिटेल पे हमने चर्चा नहीं किया था। लेकिन आज कुछ महत्वपूर्ण है, 4-5 ही परियोजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, कौन सी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। देखिए, यह 2 बांध है भाखड़ा नांगल परियोजना में। आपको लग रहा हो कि भाखड़ा नांगल एक ही है, तो नहीं, अलग अलग है। भाखड़ा अलग बांध है और नांगल अलग बांध है। इन्हीं का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। सबसे पहले देखते हैं, भाखड़ा की बात करते हैं। भाखड़ा कहाँ पे भैया, और दूसरा क्या है, नांगल। यह 2 बांध है, दोनों किस नदी पे, तो नदी का नाम क्या होगा, सतलज नदी होगा। और यह देखेंगे, यह आपको कहाँ पे पड़ेगा, पंजाब में, और यह कहाँ पे पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पंजाब यह भी प्रदेश है। अब यह पूछा जाएगा कि ये दोनों बांध किस नदी पे हैं, तो दोनों बांध की अवस्थिति क्या होगी, सतलज नदी पे, सतलज नदी पे। अच्छा, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, राकसताल से। राकसताल कहाँ पे है, आपका तिब्बत में। ठीक है, किस दर्रे से यह भारत में प्रवेश करती है, शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। इस पे 2 बांध पाए जा रहे हैं, एक भाखड़ा है और एक नांगल है। भाखड़ा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, नांगल कहाँ पे, पंजाब में। अच्छा, इसके पीछे स्थित एक झील है। ठीक है, इसके पीछे निर्मित झील है, इसके पीछे निर्मित झील, इसके पीछे निर्मित झील की यदि बात करते हैं तो वह झील का नाम क्या है, गोविंद बल्लभ झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके पीछे जो निर्मित झील है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। यह गोविंद सागर झील कहाँ पे है, पूछ दिया जाएगा तो यह हिमाचल प्रदेश में होगा। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और जो हिमाचल प्रदेश में है तो यह किस प्रकार की झील है, तो यह झील किस प्रकार की होगी, कृत्रिम होगी ना, कृत्रिम होगी, सॉरी।
कृत्रिम झील है, ठीक है। ये किस प्रकार की झील है? कृत्रिम झील के नाम से जानी जा रही है। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो इस पर जो बांध बनाया गया है, इस बांध की ऊंचाई देखते हैं। ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा है, और ऊंचाई की बात करेंगे तो 226 मीटर, 226 मीटर ऊंचा बांध है, और यह विश्व का एशिया का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, या सबसे ऊंचा जो है गुरुत्वीय बांध के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो यह आपका हो गया भाखड़ा नंगा। किस नदी पे? तो सतलज नदी पे। किन राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध है? भाखड़ा। किस नदी पे? सतलज नदी पे। नांगल कहाँ पे? पंजाब में। किस नदी पे? सतलज नदी पे। इनके पीछे स्थित जो झील है उसको नाम क्या दिया गया? गोविंद सागर झील का नाम दिया गया है, ठीक है। और आगे हम चलते हैं तो एक चीज़ और देखेंगे, यह एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, लेकिन एशिया के सबसे ऊंचे बांधों में यदि बात करते हैं तो इसका नाम नहीं आता है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध यदि पूछ दिया जाएगा तो टिहरी बांध आ जाएगा, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है, और इसकी ऊंचाई मात्र कितनी है? 226 मीटर, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद हम तीसरे बांध की तरफ चलते हैं, ठीक है। तीसरी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी देख लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। ये 3 राज्यों की परियोजना है, यहाँ पे लिख लीजिए 3 राज्यों की परियोजना है। राज्यों की परियोजना है। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? उन 3 राज्यों की बात करेंगे तो एक तो हो जाएगा पंजाब, दूसरा कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश, और तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। पंजाब है, हिमाचल है और हरियाणा, 3 राज्यों की परियोजना है, लेकिन लाभान्वित होने वाले राज्यों की संख्या 5 है। कौन कौन सा होगा? पंजाब होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, हरियाणा होगा, और कौन सा होगा? इससे लाभान्वित होने वाला जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा भी है, ठीक है। तो 4-5 राज्य इससे लाभान्वित होने का काम करते हैं। अगले बात की यदि हम बात करते हैं तो कोसी परियोजना, लेकिन उससे पहले आप चाहें, आपकी इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगली परियोजना की यदि हम बात करते हैं तो कोसी परियोजना का नाम आ जाएगा। कौन सी परियोजना? कोसी परियोजना। कोसी परियोजना जो है वह किस राज्य में होगी? तो राज्य का नाम क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, ठीक है। कोसी परियोजना, और कोसी परियोजना में कौन सी नदी हो जाएगी? नदी की यदि बात की जाएगी तो नदी का नाम क्या होगा? नदी आपकी कोसी होगी, कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी। राज्य यदि पूछ दिया जाएगा तो बिहार होगा। कौन सा राज्य होगा? बिहार होगा। यदि बांध की बात करते हैं तो इस पे 2 बांध हैं, 2 बांध इस पे विशेष रूप से पाए जाते हैं। एक बांध का नाम है हनुमान नगर बैराज। पहला कौन सा है? हनुमान नगर बैराज। नदी पूछ दिया जाए तो नदी कौन सी होगी? कोसी होगी। राज्य पूछ दिया जाए तो राज्य क्या होगा? बिहार होगा, ठीक है। और विशेष रूप से नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में। उसके बाद दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो चतरा बांध है। चतरा बांध है, और जो चतरा बांध है, यह चतरा बांध क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, कोसी नदी पर ही। कहाँ पे? कोसी नदी पर। यह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, अंतर्राष्ट्रीय परियोजना। तो अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है तो किन किन देशों के बीच है? तो भारत के बीच है, प्लस किसके बीच है? नेपाल के बीच है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं बता दूं, नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य भी बिहार ही है, ठीक है। अब देखते हैं इस बांध को बनाने का उद्देश्य क्या है। इसके बनाने का उद्देश्य यदि हम देखें तो उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण ही इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि नेपाल से अधिक मात्रा में जल आता है, तो उस जल को नियंत्रित करने के लिए ही इस परियोजना को बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद अगली परियोजना की बात करते हैं तो वह महत्वपूर्ण परियोजना आएगी। इसको हम किस नाम से जानेंगे? हीराकुंड परियोजना के नाम से जानेंगे। तो अगली परियोजना की हम बात करते हैं, इसका नाम क्या होगा? हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना की हम बात करते हैं, ठीक है। तो चौथा आपका हो गया, तीसरा तो हो गया, चौथे की यदि हम बात करते हैं तो चौथा होगा हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना की यदि बात की जाए तो सबसे पहले नदी पूछा जाएगा। नदी, तो नदी की बात करेंगे तो कौन सी होगी?
महानदी। राज्य यदि पूछ दिया जाएगा तो राज्य क्या होगा, राज्य में आपका हो जाएगा ओडिशा, ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यह क्या है, विश्व का सबसे लंबा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। अब विश्व का जो सबसे लंबा बांध है तो इसकी लंबाई देखते हैं, लगभग 4801 मीटर, 1 मीटर, या इसको हम लगभग लिखते हैं 5 किलोमीटर लंबा। ठीक है, इसकी लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो लगभग कितना, 4801 मीटर, या लगभग हम कितना कह सकते हैं, 5 किलोमीटर यह लंबा बांध है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यह महानदी पर है, और महानदी को क्या कहते हैं, महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। महानदी को, नदी को उड़ीसा का या ओडिशा का शोक कहा जाता था, शोक कहा जाता था, शोक कहा जाता था। लेकिन अब क्या है, हीराकुंड बन जाने से, हीराकुंड बन जाने से यह क्या हो गया है, यह जो है ओडिशा का वरदान हो गया, वरदान हो गया। लेकिन एक चीज़ और देखेंगे, ओडिशा नदी पर बंधे बांध हीराकुंड पे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जो उस बांध के साथ, उस नदी के साथ आने वाला मलबा होता है उस बांध के नीचे जमा होता है, और जमा हो रहा है तो इसका जो है गाद का या कीचड़ का खतरा इस परियोजना पे पड़ी है। ठीक है, तो पहले हीराकुंड को, पहले महानदी को क्या कहते थे, पहले महानदी को कहते थे ओडिशा का शोक, लेकिन हीराकुंड बांध बन जाने से यह क्या हो गया है, अब ओडिशा का वरदान हो गया है। इस पर स्थित बांध जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई लगभग 4801 मीटर, या तो हम कह सकते हैं कि लगभग 5 किलोमीटर लंबा है। राज्य पूछ दिया जाए तो ओडिशा, और नदी पूछ दी जाएगी तो महानदी। यह भी भारत का महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। इसके बाद अगली परियोजना की यदि हम बात करेंगे तो रिहंद बांध परियोजना। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे चलते हैं रिहंद बांध परियोजना के तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगली परियोजना होगी रिहंद बांध परियोजना। अगली परियोजना का नाम क्या है, रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना, ठीक है, रिहंद बांध परियोजना। अब यदि रिहंद बांध परियोजना की हम बात करते हैं तो यह रिहंद बांध परियोजना है कहाँ, सबसे महत्वपूर्ण है कहाँ पे, तो यह उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की यदि बात करते हैं तो सोनभद्र जिला, सोनभद्र जनपद में। और यह विशेष रूप से क्या है, उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश की सीमा पर है, उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश की सीमा पे। नदी पूछ दिया जाए तो नदी पूछते हैं तो नदी का नाम क्या होगा, नदी में हो जाएगा सोन की सहायक रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, सोन की सहायक रिहंद। अच्छा, सोन किसकी सहायक है, गंगा की, लेकिन सोन का उद्गम कहाँ पे हुआ है, मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी से हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यह लिख सकते हैं कि सोनभद्र जनपद में पीपरी नामक स्थान पर, यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, पीपरी नामक स्थान पर, पीपरी नामक स्थान पर। ठीक है, सोनभद्र के पीपरी नामक स्थान पर यह बांध बनाया गया। ठीक है, अब आगे यदि हम चलते हैं तो इसमें देखेंगे इसके पीछे निर्मित जलाशय जो है, इस जलाशय की विशेषता क्या है, इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और यह लिखेंगे भारत के सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम झील है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पाई जाती है। किस बांध के पीछे है, तो रिहंद बांध के पीछे ये स्थित है। आगे चलते हैं तो यह जो है
आगे चलते हैं तो इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों को यदि देखें तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लाभान्वित होने का काम करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो अगले यदि बांध की बात करेंगे तो उस बांध का नाम क्या आ जाएगा, चंबल परियोजना आ जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी जितनी जरूरत है उतनी हम कल आपको पढ़ा चुके थे, लेकिन थोड़ा सा हम ओरली चर्चा कर लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगली परियोजना है चंबल। चंबल को बस मैं ओरली चर्चा करूंगा। चंबल नदी पे 3 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी पे 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। जिसमें हम यदि बात करते हैं तो तीनों बांध में 2 राजस्थान में और एक जो है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। जिसमें राणा सागर और जवाहर सागर मध्य प्रदेश, राणा सागर और जवाहर सागर कहाँ पे पाए जाते हैं, राजस्थान में, और गांधी सागर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये भी बांध है। उसके बाद आगे चलते हैं तो अगला जो हमारा बांध आएगा वह महत्वपूर्ण आएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या तो इसको हम लिखेंगे कौन सा, इसको हरिके बैराज परियोजना। हरिके बैराज परियोजना, हरिके बैराज परियोजना, या यहीं पे हम लिख देंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, यह देखते हैं किस नदी पे, तो यह पंजाब के हरिके नामक स्थान पे, हरिके नामक स्थान पर। ठीक है, नदी यदि पूछ दिया जाए तो नदी कौन सी होगी, सतलज प्लस कौन सी, ब्यास के संगम के नीचे, सतलज प्लस ब्यास के संगम के नीचे। आगे चलते हैं तो यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, ठीक है। यहाँ से कौन सी नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर की विशेषता जरा देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है और यह जो है भारत की सबसे लंबी नहर भी है। इससे पश्चिमी राजस्थान में क्या किया जाता है, विशेष करके सिंचाई किया जाता है। जैसे कौन सा हो गया, गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, बीकानेर जैसलमेर नहीं होगा। ठीक है, इन क्षेत्रों में या इन जिलों में, मतलब विशेष रूप से जो पाकिस्तान से सटे हुए ज़िले हैं, इन जिलों के किनारे किनारे क्या किया गया, इस नहर को विकसित किया गया है। ठीक है, और इस नहर को जब विकसित किया गया है तो उस क्षेत्र में सिंचाई के द्वारा बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, खेती की जाती है और फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हरिके बैराज। हरिके बैराज कहाँ है, पंजाब के हरिके नामक स्थान पे। नदी पूछ दिया जाए सतलज और ब्यास के संगम के नीचे। यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है और यह भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली, यह सबसे बड़ी नहर प्रणाली, सबसे बड़ी क्या है, नहर प्रणाली है। इसके बाद दोस्तों आगे चल रहे हैं तो एक और परियोजना की हम बात करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा पर्यावरण के दृष्टि से भी और हमारे एग्जामों के दृष्टि से भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अगली जो परियोजना होगी इसको नाम दिया गया टिहरी परियोजना। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, परसों के क्लास में मैंने इस पर चर्चा खूब अच्छे से किया था, लेकिन आज भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, मैपिंग में इसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं इधर से एक नदी आ रही है और इधर से एक नदी आ रही है। ठीक है, ये दोनों नदियाँ यहाँ पे मिल रही हैं। इसका नाम क्या है, देवप्रयाग। इस नदी का नाम क्या है, अलकनंदा। ठीक है, इसमें और भी नदियाँ आती हैं जो आपको रिवर सिस्टम में मिली होंगी और यहाँ से एक नदी आती है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है भागीरथी, और इसका नाम क्या है, भिलंगना। ठीक है, भिलंगना। ठीक है, अब देखते हैं भागीरथी प्लस भिलंगना के संगम के नीचे यहीं पे एक बांध बना दिया गया और इसी स्थान का नाम क्या है, टिहरी। इसी को क्या कहते हैं, टिहरी बांध बोलते हैं।
टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। और यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया गया था पिछली बार पीजीटी के एग्जाम में कि टिहरी बांध परियोजना किन दो नदियों के संगम के नीचे है, तो भागीरथी और भिलंगना के संगम के नीचे टिहरी नामक स्थान पर क्या है, टिहरी बांध है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, राज्य पूछ दिया जाए तो राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड। यदि नदी पूछ दिया जाए नदी, तो नदी कौन सी होगी, भागीरथी, भागीरथी प्लस भिलंगना, भिलंगना के संगम के नीचे, भागीरथी प्लस भिलंगना के संगम के नीचे यह बांध जो है बनाया गया। इसकी विशेषता क्या है, ऊंचाई देख लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 261 मीटर। और यह क्या है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचा बांध है। तो यह भारत का ही नहीं सबसे ऊंचा बांध है, एशिया का भी सबसे ऊंचा बांध है। इसको लेकर के काफ़ी विवाद चलता है, विवाद रहता है पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के विवाद रहता है, क्योंकि जब यह बांध बन जाएगा तो इससे पर्यावरण या जैव विविधता को काफ़ी हानि होगी। लेकिन एक चीज़ और देखते हैं, यह किस क्षेत्र में आता है, तो भूकंप क्षेत्र या जोन 5 के अंतर्गत आता है। भूकंप जोन 5 के अंतर्गत है, अंतर्गत यह आता है, ठीक है। तो इसलिए यह खतरा का विषय बन सकता है, क्योंकि भूकंप आएगा तो यह बांध टूट सकता है, और जब टूट सकता है तो बड़े पैमाने पे नुकसान होगा। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि नहीं, यह जो है लगभग 8 या 8.5 डिग्री रिएक्टर स्केल पे जो भूकंप आता है उसकी क्षमता को धारण कर सकता है, ठीक है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय भी निर्मित होगा। अभी यह इस बांध की ऊंचाई और बढ़ाने की बात की जा रही है, इस बांध की ऊंचाई और बढ़ाने की बात की जा रही है। तो यह हो गया आपका टिहरी बांध परियोजना। दोस्तों, आज की क्लास में हमने सबसे पहले डीवीसी, उसके बाद किसकी बात किया, भाखड़ा नांगल की बात किया, उसके बाद किसकी बात किया, कोथी पैर की बात किया, फिर हीराकुड की बात किया, फिर रिहंद की बात किया, और फिर किसकी बात कर लिया, हरकी बैराज की बात कर लिया, और फिर टिहरी बांध की बात कर लिया। यह मुख्य रूप से आपकी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। इनके अलावा भी हैं तो जिनको हम बांधों के अंतर्गत कवर कर चुके हैं, और इनका डिटेल से चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी था। और उससे ज़्यादा ज़रूरी यह था कि आपको सूचना देना कि कल की क्लास में हमारी क्या टॉपिक हो सकती है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ें तथा बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।